नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत सी ख़बरों की तह तक लेकर के जाते हैं और कुछ हालात को नज़दीक से समझने की कोशिश करते हैं जो आमतौर पर अखबारों की ख़बरों से आपको अंदाज़ नहीं हो पाता। अभी हाल ही में एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या हुआ है, वो ये कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने चीन की तारीफ़ कर दी है और वो बात अब खुल करके तकरीबन आ गई है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लद्दाख वाले मामले में अब तक चीन का नाम क्यों नहीं ले रहे और चीन के साथ कारोबार उसी तरह से चल रहा है। आम आदमियों को कहा जा रहा है कि हमने ऐप जो है वो बैन कर दिए चाइना के वगैरह वगैरह, लेकिन चाइना से आरएसएस और बीजेपी के कितने नज़दीकी ताल्लुकात हैं ये बात सामने आ रही है मोहन भागवत साहब के स्टेटमेंट से। इस सब के पीछे क्या कुछ है, क्या उनकी मंशा है, अब से पहले भी आरएसएस और चीन के कैसे ताल्लुकात हैं, ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमारे आज ख़ास मेहमान हैं अनीस अहमद खान साहब, जो आरएसएस और बीजेपी की कार्यशैली, वर्किंग स्टाइल पर गहरी नज़र रखते हैं। अनीस अहमद खान साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में, आपने हमें समय दिया। आप बताइए कि ये मोहन भागवत जी का बयान, इसमें क्या कुछ है, बिटवीन द लाइंस आपने क्या कुछ पढ़ा, आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं? भाई वही कुछ दोहरा रहे हैं उसमें कि जो कि मोदी जी कर रहे हैं कि मोदी जी बहुत गलिया रहे हैं पाकिस्तान को, और उनको जो जिन्होंने नहीं पाकिस्तान को गलिया रहे हैं तो आपको उससे कोई तकलीफ है, लेकिन वो चीन को कुछ नहीं बोल रहे हैं। जबकि वो ज़मीन पे कब्जा किया है। कुछ लोग कहते हैं कि कई हज़ार किलोमीटर शायद आता जा रहा है, वहाँ गांव बसा लिया उसने भूटान के आसपास। लेकिन मोहन भागवत ने जमकर, भूटान नहीं, लद्दाख के आसपास, लद्दाख माफ कीजिए, लद्दाख के आसपास। लेकिन मोहन भागवत उन्होंने एक ऑनलाइन अपना लेक्चर दिया है, उसमें ये बता रहे थे कि चीन की जो विस्तारवादी मतलब जो नीति है उसका बारे में वो इंडिया कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि चीन की बड़ी तारीफ की और उन्होंने गोलवालकर को भी कोट किया इसमें चीन के तारीफ में। तो उन्होंने कहा कि भाई चीन जो है उसको कितने लोग बुरा कहते रहे, पूरी दुनिया कह रही, लेकिन उसने बाकी तरक्की की है, ये तारीफ ही करना तो बिल्कुल बिल्कुल। और भारत अभी बहुत पीछे उससे, उन्होंने ये भी कहा है। भारत बहुत पीछे। तो अगर तुलना करने के बाद चीन नहीं थी, नेपाल से कर सकते थे, बांग्लादेश से कर सकते थे, चीन से ही क्यों तल्ला की। इसके पहले आपको पता ही है कि चीन ने कभी मतलब इनकी बात ही नहीं मान रहा आज तक। वो जहाँ बैठा है वहाँ बैठा हुआ है, वो कतई नहीं जा रहा है। बातचीत में भी कोई बात आगे नहीं बढ़ती नजर आ रही। अच्छा, इनके मंत्री भी कोई चीन को नहीं कह रहा है कुछ। लेकिन आप देखिए, जब मोहन भागवत ने ये बात कही और उन्होंने चीन की जम के तारीफ की कि वो कल्चरली भी आगे बढ़ गया है, उसने अपना, और जो गुरु गोलवालकर भी कह के गए थे कि चीन एक बार फिर आगे बढ़ेगा। और उन्होंने उसके साथ साथ ये भी कह दिया, अपना जो ऑनलाइन उन्होंने भाषण दिया, वैश्विक वो है स्थिति, वैश्विक ताकत एक तरह से, वैश्विक स्थिति और भारत तो ऑनलाइन जो दे रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि भारत अभी उस लेवल तक नहीं पहुंच रहा, भारत को पहुंचना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, और हमें भाषणबाजी नहीं अकेले, हमें चाहिए कि हम काम करें। तो भाषणबाजी कौन कर रहा है? राहुल गांधी थोड़ी कर रहा भाषण। अच्छा, इसमें एक सवाल है कि चीन की यानी जो कम्युनिज्म का नज़रिया है वो पसंद है मोहन भागवत जी को, या डिक्टेटर हुकूमत पसंद है? इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो अट्रैक्ट कर रही है चीन? बेसिकली तो डिक्टेटरशिप। क्योंकि आप आरएसएस को देखो, पूरा शुरू से गोलवालकर से पहले से वहाँ पे पहले जो थे, पहले उससे दूसरे उससे एक ही नस्ल जात, वही जो ब्राह्मण है, एरियन ब्राह्मण, वो है नागपुर के, और ब्राह्मण, उनकी हुकूमत रहती है, वो उनका रिजर्वेशन। अच्छा, और जो उन्होंने कह दिया वो नीचे तक मानना पड़ेगा, उसमें कोई सवाल नहीं है। वहाँ चुनाव ही नहीं होता है, अपॉइंटमेंट होती है, तो वहाँ की डिक्टेटरशिप की, यानी आरएसएस के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी कहीं नहीं है। और वो इस बात को मानते, तभी तो आप देखिए कि वो नाजी उनकी मानसिकता है, फासिस्ट मानसिकता है, जिसको वो तारीफ करते हैं कि
नाजी जिस तरीके से अपने उसमें बच्चों तक को ट्रेनिंग देती थी हथियारों की, वो भी देना चाहिए। मंजे ने अपनी किताब लिखी जो वहाँ से घूम के आए थे, जो संस्थापक तो नहीं थे लेकिन आइडियोलॉज कहना चाहिए वो, उन्होंने अपनी किताब में इस चीज़ को लिखा है। और सावरकर ने आखिर तक आरएसएस ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन आरएसएस के वो ब्रेन थे एक किस्म से, तो उन्होंने भी इसी चीज़ का जिक्र किया है कि एक फौजी ताकत बनना चाहिए और बच्चों तक में फौजी वो होना चाहिए, इस तरीके से उन्होंने ये बात कही है। तो आप अगर बता दीजिए तो कब इनके क्या है, अगर इन्होंने कह दिया शादी नहीं करना है, जो प्रचारक होते हैं नहीं शादी करते हैं, यानी वो अपने नज़रिए के लिए अपनी सब कुछ यानी ज़िंदगी को कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि चीन से इतनी मोहब्बत क्यों है आखिर? चीन इतना अट्रैक्ट क्यों करता है? हमारे घर में आकर के घुस गया, कब्ज़ा कर लिया, उस पर आवाज़ नहीं, बल्कि चीन की तारीफ़ हो रही है और अपने आप को नेशनलिस्ट भी कह रहे हैं, राष्ट्रवादी भी कह रहे हैं। तो ये कौन सा राष्ट्रवाद है कि हमारे देश का कुछ हिस्सा वो कब्जा कर ले और हम उसका नाम भी ना लें? आखिर क्या है ये, कौन सा, किस किस्म का राष्ट्रवाद? ये चीज़ अभी तक हम जो जितने भी एनालिसिस पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, कोई समझ नहीं पा रहा है कि सारे के सारे लोग चीन के, यानी कोई आदमी बुराई नहीं कर रहा चीन की, क्यों यहाँ तक कि जो हमारे जो डिफेंस के, अरे साहब, ये कहा जाता है कि जो लोग सरकार चलाने वाले हैं, कारोबारी लोग, अंबानी, अडानी, उनके बहुत बड़े कारोबार चीन से मुसलसल जारी हैं और लद्दाख का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। एक सबसे बड़ी बात है, और वही इस हुकूमत को एक तरह से फाइनेंसर है और एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। भाई देखिए, ये तो बहुत खुली हुई बात है। आप ये देखिए कि हमारे एक आपके यहाँ भी आते हैं पराचा साहब, पराचा, उन्होंने बाकायदा लिस्ट भी जारी की थी कि ये लोग हैं जिनके पूरा पैसा चीन में लगा हुआ है, और भी लोग तो उनका इंटरेस्ट है, वो चीन की बुराई नहीं करना चाहते, उनका पैसा लगा होगा। भाई जब चीन ने कुछ करके कर दिया, बंद कर दिया, तो मेन तो वही बात है, क्योंकि ये जो सरकार है वो कैपिटलिस्ट की है। तभी ये ट्रम्प की तरफ जा रहे थे, ट्रम्प की तारीफ कर रहे थे। कहीं से कहीं तक इसमें ये डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है, तो या डिक्टेटरशिप। अब आप ये देखिए कि पूरे के पूरे बीजेपी में सिर्फ वही चलता है जो मोदी जी कहते हैं। जी, यानी मोदी जी ने अगर भाषण में छींक दिया तो आप देखेंगे सारे मंत्री अपने भाषण देते देते छींकेंगे। इस तरीके से उनकी वो चलती है, चरण वंदना जिसको हिंदी में पैर पूजन कहते हैं जो, तो ये डिक्टेटरशिप की तो निशानी है। अच्छा, एक बात बताइए कि ये बहरहाल एक आरएसएस एक नज़रिया है, हिंदुत्ववादी नज़रिया या कट्टर हिंदुत्व जो भी आप कहें, इनका एक तरफ तो झुकाव चीन की तरफ नज़र आ रहा है, और इतना झुकाव कि हमारे देश पे एक तरह से कुछ हिस्से पे कब्जा कर लिया, तब भी वो झुकाव कम नहीं हो रहा है और नाम भी नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ चीन का दुश्मन अमेरिका, उससे भी ताल्लुकात इनके बहुत अच्छे हैं। तो इसमें आप क्या बिटवीन द लाइन क्या चीज़ समझ रहे हैं? मतलब इन दोनों में क्या चीज़ ऐसी कॉमन है कि कुछ हिस्सा इनसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, कुछ बात इनसे? ये कन्फ्यूजन है, हाँ, टोटली कन्फ्यूजन है, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं कि हमें पॉलिसी क्या बनाना है। हाँ। जब मुसीबत आएगी इनके ऊपर तो कोई साथ नहीं दे रहा है। हाँ। कोई देगा भी नहीं साथ। हाँ। चीन तो देगा नहीं साथ, हाँ। दे ही नहीं रहा है। और क्या आप स्टडी है आपकी अमेरिका के ऊपर बहुत लंबी, अमेरिका ने किसी के साथ दिया आज तक? नहीं, वो तो मार्केट है आपका। नहीं, वो तो हमें मुसलसल धमकियां देता है साहब, दोस्ती काहे की। उस ज़माने में भी जब ट्रम्प जो है वो खुद इंडिया विजिट करके गए और मोदी जी अब की बार ट्रम्प सरकार का नारा भी लगा दिया। हाँ, बताइए इससे ज़्यादा क्या होता है? उसके बाद रूस की तरफ से हम S-400 ना खरीदें, इसका दबाव, ईरान से तेल ना खरीदें, इसका दबाव, जो हम खरीदना भी बंद कर दिया। उससे नुकसान भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उसके अलावा हमसे ज़बरदस्ती एक तरह से वर्चुअली घूसा मार करके हमारे यहाँ से दवाइयाँ लेकर उस वक्त जबकि हमारे यहाँ पाबंदी लगी हुई थी, और पाबंदियाँ हटाई गई बाकायदा, स्पेशली बिल्कुल जैसे वाशिंगटन से एक मैसेज आया और फौरन कानून जो है वो बदल दिया गया और बाकायदा धमकी दी थी ट्रम्प ने। तो इस किस्म के दोस्त मुल्क से, देखिए ये दोस्ती जो होती है वो किसी इंडिविजुअल से नहीं होती, ये अमेरिका के मिजाज की बात है। सिर्फ इतनी बात है कि ट्रम्प चीज़ें खुल करके बोल देता था,
क्योंकि उसे तजर्बा शायद नहीं था डिप्लोमेसी का उतना, लेकिन दूसरे लोग भी ऐसा ही करेंगे, मैं तो ये उम्मीद करता हूँ। फिर ये कौन सी ऐसी चीज़ है कॉमन जिसकी वजह से वो चीन और अमेरिका दोनों से ताल्लुकात बनाना चाहते हैं? क्या मुसलमानों से दुश्मनी कोई कॉमन ग्राउंड है या क्या चीज़ है ये ऐसी? मुसलमानों से दुश्मनी, मुसलमानों से, हाँ। तो फिर अरब वगैरह से ताल्लुकात बनाए हुए अपने, लेकिन ये नहीं नहीं, अरब देखिए, अरब हुक्मरानों से ताल्लुक है, और अरब हुक्मरान, वही तो कहेंगे। अरब हुक्मरान इजराइल और अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं। देखिए एक बात बता, अरब हुक्मरान जो कहेंगे वो तो हाँ, होगा, जी। और जो अमेरिका कह रहे हैं वो ये कर रहे हैं। जी, जी। ये तो आप खुली हुई बात है। सही। तो अब इन्होंने, अच्छा इतना डरते भी है कि ट्रंप की जैसे ही हार हुई तो उन्होंने जो बाइडेन को सबसे पहले बधाई भी दे दी थी। जी, जी, मोदी जी ने दी बिल्कुल, थी। बिल्कुल। तो इस तरीके से भी डरते हैं ये। और यहाँ देखिए कि आप उनसे तो दोस्ती बढ़ा रहे हैं, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब से आप ताल्लुकात खराब कर रहे हैं कि उन्होंने ताल्लुकात खराब कर दिए कि आपकी पॉलिसी से हमें नहीं चलना है। जी, जो इनकी पॉलिसी, इसीलिए इससे जाहिर होता है कि ना बांग्लादेश से आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, ना नेपाल से अच्छे ताल्लुकात हैं, ना म्यांमार छोड़ दीजिए वो तो, ना आपके श्रीलंका से ताल्लुकात अच्छे हैं। जितने पड़ोसी देश हैं उनसे सबसे किसी से भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तो इसके माने आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी में गड़बड़ है? नहीं, गड़बड़ क्या, देखिए मैं तो चूँकि इंटरनेशनल अफेयर्स पे कुछ चीज़ें मैं बोलता रहता हूँ, बताता हूँ, पढ़ता भी काफ़ी हूँ। मेरा तो समझना यह है कि इजराइल और अमेरिका जहाँ जाते हैं वो पड़ोसियों से ताल्लुकात ख़राब कराते हैं सबसे पहले, ताकि टेंशन होगी तो उनका हथियार बिकेगा और जो भी कुछ ज़रूरत की चीज़ें होंगी उन्हीं से ख़रीदी जाएंगी। तो ये तो उनकी फितरत में है। वो किसी भी बिजनेसमैन है वो मुल्कों के बीच में, ख़ासतौर पर पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं देखना चाहते, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो, चाहे दूसरे मुल्कों का हो, या ईरान और सऊदी अरब हो। वो उनका एक सेट तरीका है। तो इसमें हमारे भी हुकूमत को तो अकल आनी चाहिए ना। नहीं, अगर इनमें अकल होती, हाँ। एक बात बताएं, या ये कहा जाए इनमें भी तो नेशनलिज्म होनी चाहिए। अकल तो होनी अलग एक चीज़ है। ये नेशनलिज्म का नारा सड़कों पे लगाते रहना और बोल जय माता दी और क्या क्या ये सब कराने, इनके लिए नेशनलिज्म जो गलत तरीके से डिफाइन है हिंदुइज्म में, जिसको हिंदुत्व कहते हैं, वो है इनका नेशनलिज्म। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये खुद अपने आप में इतने, कहना चाहिए कि वो है कंफ्यूज्ड हैं कि इनको पता ही नहीं चल रहा कि हमें किस तरफ जाना है। तो उसकी वजह से मात भी खा रहे हैं। जी जी। जब देखिए कोरोना वायरस से वैक्सीन बना लेंगे, उसका सब कुछ बना लेंगे, नहीं बनी ना, अब इनको बाहर से ही कहाँ से फ्रीजर से वो मंगाना पड़ेगा। तो वही हुआ कि उनको पैसा जाएगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो एक अजीब एक ऐसा जाल पेच है कि उसमें पूरी दुनिया को उलझाया गया है और मुख्तलिफ मुल्कों में जो कुछ हाहाकार बेरोजगारी की शक्ल में हुई है, कारोबार ख़त्म होने की शक्ल में हुई है और महंगाई की शक्ल में हुई है, वो तो इर्रेपरेबल। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल आपकी बातचीत से ये पता चला कि आरएसएस, बीजेपी खुद कंफ्यूज्ड है और उसके साथ वो हिंदुत्व का जो उन्होंने अपना सेल्फ परसीव्ड एक एजेंडा बनाया हुआ है उस पर भी चलना चाहते हैं, और उन्हें ये मालूम नहीं कि वो चीन की तरफ जाएं या अमेरिका की तरफ जाएं, इसके बीच में कहीं इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जब चाइना से हुआ इनका, तो रूस से मदद मांग रहे थे। जी 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 जी। तो अब फॉरेन पॉलिसी हुई और रूस ने बातचीत भी कराई उसने। जी जी बिल्कुल। अमेरिका ने कुछ नहीं कराया। और ट्रंप तो इनको वही करता रहा, गालियां देता रहा, आखिर तक देख लेंगे। वो ट्रंप तो कश्मीर के मामले में भी, इस मामले में भी ये कहता रहा कि मैं बीच का रोल अदा कर सकता हूँ। और दिलचस्प बात यह है ट्रंप की भी कि किसी भी बिचौलिए की पहली क्वालिफिकेशन ये होती है और होनी चाहिए कि दो लड़ने वाले मुल्कों से, दोनों से ताल्लुकात अच्छे हो, तभी वो मीडिएशन कर सकता है। अगर एक से पहले ही दुश्मनी हो तो मीडिएशन कैसी। तो ये बहरहाल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अजीब एक तमाशा चल रहा है और उसका असर हम अपने देश के अंदर भी देख रहे हैं। और जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी के आइडियोलॉजिकल एक तरह से फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ भी कहीं कन्फ्यूज़न नज़र आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस अहमद खान साहब, आपने आरएसएस और बीजेपी के बारे में जो चीज़ें बताई वो हमारे दर्शकों के लिए मैं समझता हूँ काफ़ी अहम है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।